डिफाइंड एक्सेप्शन और यूज ऑफ थ्रो एंड फाइनली। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस में हम लोग क्या समझते हैं, एक ऐसा एक्सेप्शन जो यूजर ने खुद बनाया है, वो पहले से सी शार्प की लाइब्रेरी में नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे हैं तो एप्लीकेशन एक्सेप्शन या एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप किसी सिस्टम डिफाइन क्लास के हेल्प नहीं लेते हो तब तक आपका यूजर डिफाइन काम नहीं करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो। मैं 2 एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ आपको यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस का, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी तरह का एग्जांपल यूजर डिफाइन एक्सेप्शन पे आप बना सकते हैं। क्या लेना पड़ेगा सर, बोले थे आप इससे पहले? अभी यूजर बता डिफाइन रहे बनाने हैं, से हाँ कमेंट भी डाल देंगे, डोंट वरी। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे हेडलाइन सिस्टम वगैरह लगा दिया, यूजिंग सिस्टम। ये जो क्लास दिख रहा है ना एक्सेप्शन क्लास, ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, मस्ट इनहेरिट एक्सेप्शन क्लास टू यूज यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। क्लियर है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो क्लास है ये हमारा खुद का क्लास है, टेम्प जीरो एक्सेप्शन। ये कहीं पे क्लास के लाइब्रेरी में नहीं है। ठीक ना, जब भी आप अपने क्लास को एक्सेप्शन क्लास बनाओगे तो आपको प्री डिफाइंड एक्सेप्शन से इनहेरिट करवाना पड़ता है। और एक्सेप्शन है क्या, एक रूट क्लास है। मैं यहाँ पे नोट में डाल देता हूँ, एक्सेप्शन क्लास इज द रूट टाइप ऑफ ऑल एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्लास इज द रूट टाइप ऑफ ऑल एक्सेप्शन क्लासेस। ठीक है, ये क्या है, हमारा रूट है सबका, एक्सेप्शन का सबका रूट है, मतलब पेरेंट है। अब टेम्प जीरो एक्सेप्शन क्या है, एक क्लास है और उसको हमने एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट किया है। ठीक है, एक्सेप्शन यहाँ पे पेरेंट क्लास है, कहने का मतलब इसके सारे फीचर टेम्प जीरो एक्सेप्शन के अंदर अवेलेबल है। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास के नेम के इक्वल होता है, यानी क्लास के नेम ही होता है। बट एक किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। समझे नहीं समझे? अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन इसके बाद ये बेस कीवर्ड क्यों लगा है, तो ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कराने के लिए। कभी भी सी शार्प के अंदर अगर पेरेंट फीचर्स को यूज़ करना है, चाहे वो मेथड ओवरराइडिंग का फीचर हो या कंस्ट्रक्टर का फीचर हो, तो वहाँ पे बेस कीवर्ड लगता ही लगता है। समझे नहीं समझे? जी तो सर। यहाँ पे बेस जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्शन क्लास के फीचर्स को यूज़ कर रहा है। इसको मैं बताऊंगा कैसे डेटा फ्लो हो रहा होगा। ये लाइन अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा खुद का क्लास है, एक्सेप्शन से इनहेरिट करवा रहे हैं इसको, क्योंकि एक्सेप्शन सिस्टम डिफाइन क्लास है और ये हमारा यूजर डिफाइन क्लास है। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एक क्लास बनाया है टेस्ट टेम्परेचर के नाम से, जिसके अंदर एक वेरिएबल बनाया और एक मेथड बना लिया, और यहाँ पे यूज़र से इनपुट कराया है कि एंटर टेम्परेचर वैल्यू। अगर यूज़र जीरो टेम्परेचर वैल्यू जीरो अगर एंटर करता है तो कंडीशन मैच कर जाएगा, टेम्प का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और यहाँ से ये थ्रो कर देगा। क्या थ्रो करेगा, ज़ीरो टेम्परेचर फाउंड। समझे कि नहीं समझे? अगर टेम्प का वैल्यू ज़ीरो है तो, अगर टेम्प का वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो जो भी है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। एक्सेप्शन थ्रो कब होगा, जब टेम्प का वैल्यू ज़ीरो मिलेगा। वो यूज़र डिसाइड करेगा कि टेम्प का वैल्यू क्या होना चाहिए, और जैसे ही टेम्प की वैल्यू ज़ीरो मिला ये एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करेगा, तो ये मैसेज जो है ना
ये सीधा ये मैसेज किसके पास जाएगा, जीरो टेम्परेचर फाउंड यहाँ पे जाएगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर को आप दो तरीके से कॉल करते हैं। ये भी एक कंस्ट्रक्टर ही है, समझे कि नहीं समझे? क्यों बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आर्गुमेंट है, क्लास के नाम ही है टेम्प जीरो एक्सेप्शन, हियर इज कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है? कंस्ट्रक्टर दो तरीके से कॉल होता है, ऑटोमेटिकली और एक्सप्लिसिटली। तो ऑटोमेटिकली कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो गया, और एक्सप्लिसिटली कहने का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टर को आपने फोर्सफुली कॉल किया है। तो यहाँ पे हम लोग फोर्सफुली कॉल कर रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? कैसे कॉल किए, फोर्सफुली। क्लियर है? जब टेम्प जीरो एक्सेप्शन को कॉल किया गया तो ये मैसेज जो है ना, ये मैसेज भी यूज़र डिफाइंड मैसेज है। ये मैसेज भी क्या है, यूज़र डिफाइंड मैसेज है। जैसे ही ये मैसेज कहाँ पे चला गया, इस आर्गुमेंट में चला गया, और जाने के बाद जैसे ही एक बेस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो ये मैसेज को एक्सेप्शन का मैसेज मान लिया। मतलब इस यूज़र डिफाइंड मैसेज को एक्सेप्शन क्लास ने एक्सेप्शन मैसेज बना दिया। कब ये एक्सेप्शन मैसेज बना, जब ये कंस्ट्रक्टर फोर्सफुली कॉल हुआ, किसके द्वारा, यहाँ से अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़ीरो है तब, और अगर टेम्परेचर का वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो सिंपल ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। समझे नहीं समझे? अब इसके बाद देखिए यहाँ से मेन क्लास हमने स्टार्ट किया है, मेन मेथड लिया, टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इनमें ट्राई लगाया, और ट्राई लगाने के जस्ट उसी के ब्लॉक में मेथड को कॉल किया है। किस, कौन सा मेथड को, शो टेम्प मेथड, जो मैंने यहाँ पे बात किया था। शॉर्ट, क्योंकि कंट्रोलर तो यहीं से स्टार्ट होगा, ये तो मैं आपको समझाया कैसे कैसे काम कर रहा है, असली काम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यस या नो? जब ये मेथड कॉल होगा तो ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ, फिर आपसे क्या मांगेगा, टेम्परेचर का वैल्यू। चलो टेम्परेचर का वैल्यू आप क्या लेना चाहोगे सजाद, 0 1 2 3 4 क्या लेना चाहोगे? 1 ले लेते हैं सर। 1 ले लेते हैं। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। तो सीधा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 1 दिखा देगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा? टेम्प की बिना, तो जब ऐसे में दिखा देगा तो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं, नहीं मिला ना एक्सेप्शन, क्योंकि ट्राई के अंदर एक्सेप्शन कब मिलता, जब यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होता, बट ये तो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन मिला ही नहीं। और जब नहीं मिला तो फिर कैच के पास आने का कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा और टेम्परेचर का वैल्यू दिखेगा। अगर आप टेम्परेचर का वैल्यू 1 डाल देते हैं, अगर टेम्परेचर का वैल्यू आप डाल देते हैं, जैसे सपोज दैट आपने डाल दिया 1, तो बस टेम्परेचर 1 दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 होता तो कैसे प्रोग्राम वर्क करता? यहाँ पर टेम्परेचर का वैल्यू 0 ले लिया, टेम्प का वैल्यू क्या लिया, 0 लिया, और यहाँ पे देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई होने के बाद ये थ्रो कीवर्ड क्या करेगा, इससे फोर्सफुली कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अभी कंस्ट्रक्टर है कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ से कॉल किया तो ये मैसेज जो है ना, ये मैसेज सीधा ये मैसेज यहाँ पे जाएगा इस आर्गुमेंट के अंदर, और जाने के बाद ये यहाँ से इसको अप्रूवल मिल जाएगा और ये बन जाएगा एक्सेप्शन का मैसेज। ठीक है, अब एक्सेप्शन का मैसेज बन गया, और बनने के बाद क्या होगा, जब ये एक्सेप्शन का मैसेज बन गया तो फिर यहाँ पे इसका मतलब है कि शॉर्ट टेम्प में एक्सेप्शन जनरेट हो गया, बिल्कुल सिस्टम डिफाइन की तरह, बट वो यूजर डिफाइन था। जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट हुआ, एक्सेप्शन काउट हुआ, ट्राई ने आपको इशारा किया और कैच ने उसे हैंडल कर लिया, तो अब क्या दिखेगा, एक्सेप्शन काउट, और जो मैसेज आपको शो करना था, जैसे मैंने 0 डाला यहाँ पे, एक्सेप्शन काउट 0 टेम्परेचर फाउंड। समझे बात को? एक बार फिर से थोड़ा, जी सर। हाँ एक बार फिर से देखिए, आप समझाओ फिर दोस्त, कैसे कैसे चल रहा है, आप कहाँ कहाँ समझ रहे हैं, आप कहाँ कहाँ नहीं समझ रहे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ फंस रहे हैं आप।
आप बताइए आप क्या क्या समझ रहे हैं इसमें। तो पहले ऊपर जाएगा तब ना सर। नहीं नहीं, मेन ऊपर मेथड से सर, कंपाइलर चलता है, ऊपर जाने मेन नहीं। मेथड से। अच्छा, मेन मेथड से सर समझेंगे तो यहाँ कहाँ समझे सर। हाँ सर, यहाँ जो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना, सीधा जी सर, देखिए इस ऑब्जेक्ट लाइन को बना देखिए, लिया है। टेस्ट टेम्परेचर हमारा एक क्लास है, इसका जी ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया, मेथड को कॉल कर दिया। जी सर। शॉर्ट टेम्प मेथड किस क्लास का मेथड है, टेस्ट टेम्परेचर का। जी सर। अभी अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने शॉर्ट टेम्प को जस्ट कॉल ही कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, समझे कि नहीं सर। समझे। हाँ, अब शॉर्ट टेम्प को कॉल किया तो यहाँ पे काउंटर चलाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसी मेथड को कॉल कर रहे हो ना आप। कंपाइलर जी यहाँ सर। से यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा कॉल करने, आएगा सर। और जब यहाँ पे आएगा तो आपसे टेम्परेचर का वैल्यू मांगेगा, मांगेगा सर। और मांगने के बाद टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान के चलिए आपने जीरो जीरो लिया, देना 1 सर। लिया, तो जीरो लिया तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हो जाएगा सर। तो फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फोर्सफुली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा सर। तो ये मैसेज सीधा यहाँ पे गया, जी सर। और इसके बाद फिर ये बेस मैसेज क्या किया, उस मैसेज को एक्सेप्शन बना दिया। जी और सर। जब ये एक्सेप्शन बन गया तो अब यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो गया, पहले तो नहीं था लेकिन अब तो हो गया, पूरा प्रोसेस होने के बाद। हुआ कि नहीं हुआ, जी सर। क्योंकि जब काउंटर लौट करके यहाँ पे आएगा ना तो आगे एक्टिविटी करेगा ना भाई। अभी तो ऊपर ही गया था, ऊपर से सारा एक्टिविटी करके लौटा ही कि इसको पता चला कि ऊपर एक्सेप्शन है भाई ये, क्योंकि ये मैसेज जो नॉर्मल था वो एक्सेप्शन बन गया यहाँ पे आने के बाद। समझे नहीं समझे। सर, फोर्सफुली जहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा सर, वहाँ पर न्यू कीवर्ड लगाना सर, वो जरूरी लगाना है, तो जरूरी है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ से जब क्या हुआ, फिर क्या मैसेज आया, एक्सेप्शन काउट। क्यों काउट आया, क्योंकि यहाँ से जब एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो कैच ने क्या किया, उससे हैंडल कर लिया, और हैंडल करने के बाद ये मैसेज प्रिंट हो गया, एक्सेप्शन काउट, और यहाँ से मैसेज दिखा दिया कि किस टाइप का एक्सेप्शन है। और अगर आप मैसेज प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो वो लाइन नंबर वगैरह सब कुछ देगा, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले भी। जीरो डाला, देखिए लाइन नंबर वगैरह सब बिल्कुल जैसे सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन का आता था आउटपुट वैसा ही है ना। जी सर। बट ये सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन नहीं है, दिस इज कॉल यूजर डिफाइंड, क्योंकि ये एक्सेप्शन हमने बनाया है, ये सिस्टम में आपको नहीं है, मतलब सी शार्प की लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा आपको। समझे नहीं समझे। जी सर। सी शार्प की लाइब्रेरी में एक्सेप्शन का मैसेज कहीं भी नहीं है। और कोई दूसरा वैल्यू डाल के देख लो एक बार। अभी फिर से शॉर्ट टेम को कॉल करो, शॉर्ट टेम कॉल हुआ, कॉल होने के बाद आपने नंबर क्या डाला, टेम्प का वैल्यू 1 डाल दिया, 0 की जगह क्या डाला, 1 डाल दिया। 1 डाल दिया सर। हाँ, तो 1 डाल दिया तो इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं हुआ, नहीं सर। एल्स पार्ट में आ गए। यस सर। तो क्या दिखा देगा, डायरेक्ट टेम्परेचर का वैल्यू दिखा देगा। जी सर, 1 दिखा। बस यही तो है, देख लो यहाँ पे हमने डाल दिया 1, क्या दिखाया, सॉरी एक बार फिर से हमने डाला 1, क्या दिखाया, 1 दिखा दिया। 1 प्रिंट कर दिया सर। क्यों दिखाया 1, क्योंकि इस टाइम हमारा कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों नहीं एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि जब टेम्परेचर का वैल्यू 1 है तो ऐसे केस में तो फोर्सफुली कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ, और जब ये कॉल हुआ नहीं तो ये मैसेज ऊपर गया नहीं, और जब मैसेज ऊपर गया नहीं तो मैसेज फिर एक्सेप्शन कैसे बनेगा।
सर इफ कंडीशन में 0 की जगह तो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं सर। हाँ, वो तो कंडीशन लगाने के ऊपर है कि कोई माइनस पे भी लगा सकता है, माइनस टेम्परेचर फाउंड या नेगेटिव टेम्परेचर फाउंड, ऐसे करके नहीं लगा सकता है। हो सकता। वो तो अपने पे एक और बताते हैं फिटनेस पे। ये समझ में आ गया कोड? जी सर। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर, अब प्रैक्टिस करें। हाँ, चलिए ये कोड हटाता हूँ, दूसरा कोड अब लगाता हूँ, फिटनेस वाला दिखाते हैं कैसे काम करेगा। ये भी वैसा ही है, एक समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इसको ऊपर रख देते हैं एक बार। ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। और इसको भी सबसे ऊपर ले जाते हैं, वही प्रोग्राम की तरह आपको दिखेगा ये सेम। यहाँ पे भी देखिए अगेन एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया। इस बार क्लास का नाम हमने क्या रखा है, फिटनेस टेस्ट फील्ड एक्सेप्शन। इसके पीछे क्या रखा था, टेम्प 0 एक्सेप्शन। वो अपना नाम है, ये भी अपना ही नाम है, ये भी क्या है, अपना ही नाम है, सिस्टम डिफाइन नाम नहीं है। सिस्टम डिफाइन क्या है, सिर्फ एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही कहानी है। अगर पॉइंट्स का वैल्यू 110 से कम है तो फोर्सफुली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये मैसेज जो है ना, प्लेयर फेल्ड द फिटनेस टेस्ट, इसके पास चला गया और जाने के बाद यहाँ पे एक्सेप्शन बन जाएगा। और जैसे ही एक्सेप्शन बनेगा यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा ट्राई के अंदर, और ट्राई तुरंत कैच के पास हैंड ओवर करेगा और कैच उसको काउंट कर लेगा, मैसेज को प्रिंट करा देगा। ठीक है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, प्लेयर फेल्ड द फिटनेस टेस्ट, यही तो है। समझे नहीं समझे? सर इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं सर? हाँ, जैसे बहुत सारे एक्सेप्शंस आप लगाते हैं सिस्टम डिफाइन, लेकिन कहीं कहीं प्रोजेक्ट में ऐसा भी जरूरत पड़ सकता है कि आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्सेप्शन लगाना है प्रोजेक्ट में। जरूरत पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है, अपने अकॉर्डिंग। यानी C# के एक्सेप्शन क्लास को यूज़ नहीं करके आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सेप्शंस को यूज़ करना है। तब इसका जरूरी पड़ता है सर। हाँ, वैसे केस में आप यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है ना, ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसके बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करिए आप लोग। सर ये सिर्फ कंडीशनर पर काम करेगा सर? अगर आदमी सम वगैरह करना चाहे सर तो अपना अगर जैसे कि एक्सेप्शन लगाना शर्त है ना, मान के चलिए कोई ऐसा कंडीशन ही तो लगाओगे भाई, ये थ्रो कब काम करेगा? नहीं कर कंडीशन नहीं लगाओगे तो फिर थ्रो ऑलवेज चल जाएगा। सर यही पूछना चाहते हैं कि कंडीशनर पर ज्यादातर चलेगा या फिर ज़्यादातर मतलब कंडीशन ही लगेगा कि भाई अगर ऐसा शर्त हो तो ये एक्सेप्शन बन जाना चाहिए। जी सर। है ना, अगर कोई शर्त नहीं होगा तो फिर वो ऑलवेज एक्सेप्शन बनाता रहेगा। समझे नहीं समझे? अगर शर्त हो तो एक्सेप्शन बना देगा, और नहीं हो तो नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एग्जाम्पल हम आपको शेयर करते हैं। टॉपिक में और क्या क्या रह गया, डेलीगेट तो पढ़ाई दिया, एक्सेप्शन पढ़ाई दिया, नेक्स्ट फाइल हैंडलिंग है, इसके बाद फिर है आपका, अच्छा इसको एक्सेप्शंस को आप लोग ASP.NET में यूज़ कर रहे हो? नहीं सर, बनाया नहीं तो फाइल तो सर बनाएंगे तब ना। हाँ बनाइएगा, उसमें यूज़ करिएगा एक्सेप्शन को। अच्छा फॉर्मेट एक्सेप्शन एक बोल रहा था सजाद, मैं बता दूं या आप खुद बना लोगे? सजाद बता दूं क्या? सर टाइप्स ऑफ क्लास वगैरह भी बचा हुआ ना सर? टाइप्स ऑफ
क्लास। हाँ, जिसमें स्टैटिक क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बता ही दिया, स्टैटिक क्लास है, सील्ड क्लास है। चलो अच्छा, स्टैटिक क्लास का एग्जांपल बता देते हैं। स्टैटिक क्लास के बारे में क्या जानते हैं? स्टैटिक क्लास इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं करवाता, स्टैटिक क्लास का इंस्टेंस स्टैटिक का नहीं इंस्टेंस बनता भी है। नहीं बनता है ना सर? नहीं, पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज स्टैटिक क्लास। स्टैटिक सर क्लास, हाँ, इज ए क्लास सर which cannot be instantiated। ठीक है, static class does not allow inheritance। all the members of a static class that must be static। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर क्या एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्शन दोनों एक ही ना सर? अब्स्ट्रैक्ट क्लास से ही हम अब्स्ट्रैक्शंस को अचीव करते हैं, अगर देखा जाए तो। वही अब यहाँ पे स्टैटिक क्लास कैसे बनेगा? वी कैन क्रिएट स्टैटिक क्लास बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना के दिखाते हैं। एक डेमो कैलकुलेटर बना लेते हैं। स्टैटिक क्लास डेमो, स्टैटिक void show me I am static method of demo class। और यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं, क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक void main। इसको आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर डेमो के साथ शो मी को कॉल कर दो, बट शो मी इज़ नॉट पब्लिक, सो वी नीड टू प्रोवाइड पब्लिक हियर। डेमो डॉट शो मी। अच्छा, मैंने क्या कहा था? दो चीज़ कहा था। एक तो कि स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जो कि नहीं बनेगा। यहाँ पे एरर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा बताओ? ये लाइन सेटिस्फाई कर गया। स्टडी क्लास डज नो, या देखिए, स्टडी क्लास इज ए क्लास विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, इज फाइन। ठीक है, इंस्टेंस तो नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरा हमने पॉइंट क्या लिखा है? डेट डज नॉट अलाउ इनहेरिटेंस। आप इनहेरिटेंस करके देख लो एक बार। मैंने एक बनाया डेमो 1 और यहाँ पे इनहेरिटेंस लगा रहा हूँ डेमो को। अगेन दिस विल गिव यू एरर। देखिए एरर में क्या लिख रहा है? कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम स्टडी क्लास डेमो, है ना? तो दोनों पॉइंट हमने सेटिस्फाई करवा दिया। ठीक है, और ये थर्ड पॉइंट भी देख लो एक बार नॉर्मल मेथड बना के देख रहा हूँ यहाँ पे, तो नॉर्मल मेथड एक्सेस ही नहीं होगा। देखो क्या कहता है नॉर्मल मेथड, क्या कहता है? देखो क्या कहता है, कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन स्टैटिक क्लास। समझ गए? जो नॉर्मल मेथड होता है उसको इंस्टेंस मेंबर भी कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं? सर वहाँ पे स्टैटिक लगा देंगे तो ये भी एक्सेस कर जाएगा सर? हाँ, स्टैटिक लगा दीजिए, पब्लिक लगा दीजिए, तो फिर स्टैटिक हो ही गया। पब्लिक लगा दो, स्टैटिक लगा दो, तो काम करेगा, ये प्रॉपर करेगा। तो ये पॉइंट भी मैंने सेटिस्फाई करवा दिया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टैटिक क्लास दैट मस्ट बी स्टैटिक। चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो मेथड हो, स्टैटिक ही होना चाहिए। ठीक है, नॉन स्टैटिक अगर आप देखोगे ना तो दिस विल गिव एरर। समझे नहीं समझे? यही है स्टैटिक क्लास। और अगर सील्ड क्लास के बारे में अगर जानेंगे, चले वो सील्ड क्लास भी देख लेते हैं भाई। सील्ड क्लास भी इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता, बट आप ऑब्जेक्ट उसका बना सकते हो। व्हाट इज सील्ड क्लास? सील्ड क्लास इज ए क्लास which does not allow inheritance। ठीक है, we can create instance of sealed class। sealed class can be created using
सील्ड कीवर्ड। अब यहाँ पे मैंने स्टैटिक की जगह क्या लिख दिया, सील्ड लिख दिया, ठीक। और बाकी सील्ड के अंदर आप नॉन स्टैटिक स्टैटिक दोनों मेंबर बना सकते हो। इनसाइड सील्ड क्लास we can declare non-static and static members, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास सील्ड है, सील्ड का ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, बन जाएगा आराम से। बन गया, बना नहीं बना। अब यहाँ पे शो मी को कॉल करना हो तो कॉल कर सकते हैं। और ये भी बता दे रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं। बना दिया नॉर्मल मेथड, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन आई एम नॉर्मल मेथड इनसाइड सील्ड क्लास। हाँ, इसके इनहेरिटेंस नहीं होते, वो अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। when you give this will give error, yes, why cannot derive from cell type demo, clear। ये पॉइंट डिस्प्ले को आप यहाँ पे इंस्टेंस से कॉल कर लो और बाकी स्टैटिक मेथड तो क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा, दैट इज डेमो डॉट शो मी। हो गया। अब यहाँ रन कराइए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये है सील्ड क्लास, स्टैटिक क्लास बताई दिया, सील्ड क्लास बताई दिया, स्टैक क्लास बताई दिया। एक पार्शियल क्लास है, तो पार्शियल क्लास आप लोग GUI जब पढ़ोगे ना उसमें आपको यूज होता है ज़्यादातर। पार्शियल क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके कुछ फीचर्स जो है ना वो किसी और क्लास में डिफाइन होता है। समझे सजाद? समझे नहीं समझे? पार्शियल क्लास को पार्शियल कीवर्ड से बनाया जाता है। ज़्यादातर पार्शियल क्लास GUI एप्लीकेशन के अंदर यूज होता है। क्लियर हो गया? और कोई डाउट तो नहीं है? टाइप्स ऑफ क्लासेस क्लियर? MD सजाद? जी सर। कोई डाउट? नहीं सर, प्रैक्टिस कर लेंगे सर तो क्लियर हो जाएगा सर। देखो तो कितना जल्दी मैंने बना के रख दिया सर। स्टैटिक है और एक सील्ड क्लास, एक पार्शियल, 3 होता है ना सर इसमें। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट जो पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ क्लास है तो यही 4 टाइप बताना है, स्टैटिक क्लास, सील्ड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पार्शियल क्लास। ठीक है? जी सर। नहीं समझे? और एक्सेप्शन हैंडलिंग का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, फाइल हैंडलिंग बता देंगे।